किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। हाँ जी मित्रों, हेलो 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 हेलो, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? क्या मेरी ऑडियो वीडियो ऑल गुड है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। फटाफट वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए ताकि हम आज की जो सेशन है, आज का जो सेशन है, तो तुम्हारे साथ रह रहे कि मेरी भी हिंदी खराब हो गई है, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है हम एकदम बढ़िया तरीके से शुरू कर सके। राधे 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 राधे, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आई होप भगवान श्री कृष्ण अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम सब पे बरसाएं और हम एकदम बढ़िया तरीके से आने वाले नवंबर 23 एग्जाम्स क्लियर कर जाएं। हरे कृष्णा। यस सर, ऑल गुड सर। सो स्वागत करते हैं आप सभी का, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का, आप सभी इंटर स्टार्स का टू दिस लाइव रिवीजन सेशन ऑफ essay 320 that is materiality in planning and performing an audit। क्या हम सबको पता है essay 320 materiality कैसे है? हाँ सर, हम सबको पता है। ये essay 320 नहीं, ये essay 32 ही है। आहा, ये essay 32 है, यानी हम अपनी 32 से क्या चबाते हैं सर? फूड का मटेरियल चबाते हैं। हम फूड मटेरियल चबाते, तो जब भी मटेरियलिटी की बात होगी तो essay 320 आएगा। दैट इज essay 320 materiality in planning and performing an audit। सर सबसे पहले तो एक बात बताओ, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कैसा व्यू दें? वो ट्रू एंड फेयर व्यू देके चलने चाहिए अबाउट द परफॉर्मेंस एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स। परफॉर्मेंस का मतलब क्या था? पीएनएल। स्टेट ऑफ अफेयर्स का क्या मतलब होता है? बैलेंस शीट। ठीक है सर। अब इस सब में हमको एक बात ध्यान रखनी है, एज अ ऑडिटर हम सब कुछ तो चेक नहीं कर सकते, सारी गलतियां हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो कौन सी गलती है जिससे फर्क पड़ता है? ये बात मैंने आपको ऐसे 200 में भी सिखाई थी, सोनाक्षी सिन्हा ने हम सबको सिखाई थी। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। मिस स्टेटमेंट से डर नहीं लगता। हमको किससे मिस स्टेटमेंट से, हमको किससे डर लगता है सर? हमको मटेरियल मिस स्टेटमेंट से डर लगता है। क्या ये बात हम सबको क्लियर है? हाँ सर। सारे बच्चे अभी इधर फोकस करके चलो, जब मुझे कुछ बात पूछनी होगी चैट बॉक्स में मैं पूछ लूंगा, ठीक है सर। पास किस किस को होना है सर? हमको होना है, तो इधर मेरी बात सुनते हुए चलो, ठीक है सर। तो मटेरियलिटी एक बहुत ही मेजर कंसीडरेशन बन जाती है। अब ये कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सारे मटेरियल आइटम्स डिस्क्लोज करने चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या मटेरियलिटी का मतलब हमेशा साइज या वैल्यू से होता है, या फिर इट कुड ऑल्सो बी अ नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन? सर इट कुड ऑल्सो बी द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी जरूरी नहीं कि ये सिर्फ अमाउंट से फर्क पड़ेगा मटेरियलिटी पे। इट कुड ऑल्सो लीड टू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ और रेगुलेशन, समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई ऐसा डिस्क्लोजर है जिसके बारे में यूजर्स को पता होना चाहिए, तो वो भी मटेरियल हो जाता है। तो ये कहता है मटेरियल की सारी हमको चीजों को डिस्क्लोज करके चलनी है। हर वो आइटम which can influence the decision of the user of financial statement, it is not always a matter of relative size। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। इसी के ऊपर आईसीआई आपसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछ सकता है। अब इन्होंने एक बात बोली, अगर कोई फ्रॉड हुआ है, भले ही छोटी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, बट इससे दिखता है लोगों की नीयत खराब है, इंप्लॉइज की नीयत खराब है, तो वो भी हमारे लिए एज अ ऑडिटर कहीं ना कहीं मटीरियल हो जाता है। ठीक है सर। अब आती है कुछ क्वांटिटेटिव लिमिट्स, जिसपे कहीं ना कहीं आईसीआई आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। सर ये लिमिट्स वही है जो आपके अकाउंट्स के टीचर ने भी आपको शेड्यूल 3 में सिखाई होंगी। जैसे कि हमें कौन से आइटम्स को डिस्क्लोज करना होता है? सर एनी आइटम विच इज मोर देन 1% of the revenue from operations or 1 lakh, whichever is higher. So if there is any items value जिसकी वैल्यू किससे ज्यादा है? 1% ऑफ द रेवेन्यू। एक तो ये निकाल के रख लो, दूसरा आपने 1 लाख रखना है। इन दोनों में से जो हायर है, इस लिमिट से ऊपर जो भी चीज है उसको आप अलग से दिखा के चलेंगे, एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस। दूसरी चीज, ऐसे जो शेयर होल्डर्स हैं विच आर होल्डिंग मोर देन 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी, इन शेयर होल्डर्स की डिटेल्स भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देके चलनी है। तो ये दोनों पॉइंट्स को अपन किस पॉइंट्स ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे? सर लैग है, एक सेकेंड दो मेरे को, एक सेकेंड दो। तो मित्रों मैं आपको क्या बता रहा था सर? मैंने आपको बस 2 छोटी बातें अभी बताई। क्या ये मॉनेटरी लिमिट्स वाली चीजें आपने ध्यान रखनी है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर ये समझ आती है। अब एक बात बताओ सर, जो मटेरियलिटी है इसको लेके हमारे पास 2 एसेस का रेफरेंस है, essay 320 और essay 450। जो आपका आईसीआई का स्टडी मटेरियल है वो इसकी डिस्कशन तो डिटेल में करता है, बट इसकी नहीं करता। तो essay 450 में बस आपने इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर कल को जाके कोई मिस स्टेटमेंट मिल गई
तो ये चेक करने के लिए कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, इसके बारे में सारा ज्ञान ऐसे 450 देके चलेगा। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब आ जाओ मोटे मोटे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो ऐसे ही आपको दे देगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स ऑफन डिस्कस the concept of materiality in context of preparation and presentation of financial statements comment। तो इस पे आप आंसर क्या लिख के आओगे? तो सर सबसे पहले तो मटेरियलिटी का मतलब लिखेंगे, वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है, कम ऑन, वो मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल है इफ दे आर एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर, ये बात तो हमको समझ आ गई कि हम अपनी मिसस्टेटमेंट को मटेरियल कब बोलेंगे। अब सर एक बात बताओ, ये जो मटेरियलिटी वाली चीज है, ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल क्यों है? सर ये दो चीजों की वजह से मटेरियल हो सकती है, एक तो साइज, एक नेचर। कम ऑन, ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये मटेरियल कब होगी? सर दो चीजों की वजह से मटेरियल होगी, साइज, नेचर और बोथ। एंड तीसरा, हम ये मटेरियलिटी की जजमेंट बनाते कैसे हैं? हाउ? तो पहला हो गया मीनिंग, दूसरा हो गया वाई आर दे मटेरियल? बिकॉज ऑफ देयर नेचर, बिकॉज ऑफ देयर साइज और बोथ रीजंस। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर ये बात समझ आ गई। तीसरा आप बताओ, हाउ आर यू कंसीडरिंग अ इंफॉर्मेशन टू बी मटेरियल? सर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है जो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट कर रही है? कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स। तो उनके बेसिस पे हम उसको मटेरियल बनाते हैं। तो पहले मीनिंग बताओ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है? क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। अब वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल क्यों है? क्योंकि उसकी नेचर वैसी है, उसका साइज वैसा है, या दोनों रीजंस की वजह से। एंड तीसरा, किनको ध्यान में रख के, हाउ आर यू डिटरमाइनिंग दैट इट इज मटेरियल? सर वी आर कंसीडरिंग द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स। बोलो मेरे साथ, वी आर कंसीडरिंग द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चे डन डना डन डन अभी के अभी चैट बॉक्स में DDD आर दीज 3 पॉइंट्स क्लियर? क्या तीनों की तीनों बातें दिमाग में गई? फटाफट बताओ, क्या 3 नंबर जेब में आए या नहीं आए? फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताओ। क्लियर है बॉस? मीनिंग, वाई, हाउ, मीनिंग, वाई, हाउ, मीनिंग, वाई, हाउ, इसी से आपका काम बन जाओ। डन डनाडन डन सर। अब सर एक बात बताओ, एज अ ऑडिटर मेरी क्या क्या अजम्पशंस होती है? आरटीपी May 21 में आईसीआई ने पूछा था, जिसके बेसिस पे मैं मटेरियलिटी निकालता हूं। तो मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूं मटेरियलिटी को कंसीडर करते वक्त? सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं, जो मेरा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कर रहा है, जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है, उसको मेरा बिजनेस का नॉलेज है। जिस एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूं उसको उस बिजनेस की नॉलेज है। सो ही हैज द नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब उस बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको पता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियलिटी के हिसाब से बने हैं। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। प्लस उसको ये भी पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो चीजें हैं, मटेरियलिटी और अनसर्टेनिटी। दो बहनें कौन सी थी जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैंड बचती है? सर एक तो मटेरियलिटी के बेसिस पे बने हैं, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अनसर्टेनिटी है। ठीक है सर। एंड लास्ट में पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के सामने वाला यूजर इकोनॉमिक डिसीजन लेगा। सर इकोनॉमिक डिसीजन नहीं, रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन लेगा। कम ऑन, क्या ये बात समझ आई? कैसे डिसीजन लेगा? रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन लेगा, यानी उसके डिसीजन सोच समझ के लिए जाएंगे। क्या ये चारों बातें क्लियर है? हाँ सर। पहला उसको धंधे की समझ है, दूसरा उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समझ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दो बहनें कौन सी थी? मटेरियलिटी, अनसर्टेनिटी। कम ऑन, मटेरियलिटी, अनसर्टेनिटी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन और ऑडिट मटेरियलिटी के हिसाब से हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जजमेंट इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही और शी विल टेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन। वेरी गुड भव्या, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड अंकिता। यहां 4 नंबर पूरे हो गए। अब क्लियर है बॉस? अब आ जाओ सर, बात करते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की। अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट तो सर बड़ा सिंपल था। हमने मटेरियलिटी रखी 50 करोड़ की। ओ, यानी 50 करोड़ के ऊपर जितनी चीजें होंगी हम इनको चेक करके चलेंगे, और जितनी चीजें इसके नीचे हैं इनको इग्नोर करके चलेंगे। वेरी गुड। अब हमको किससे फर्क पड़ता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। ठीक है सर। अब सोचो एक बात, यहां पे एक मिसस्टेटमेंट थी जो कि कितने की थी? 30 करोड़ की। यहां पे एक मिसस्टेटमेंट थी जो 20 करोड़ की थी। यहां एक 10 करोड़ की थी। जैसे ही इनको ऐड किया, ये कितनी हो गई? सर 60 करोड़। ये किसके ऊपर चली गई? मटेरियलिटी के ऊपर। सारे बच्चे बताओ, जुगाड़ के मटेरियलिटी को क्या बोलेंगे? अब हमको मटेरियलिटी को नीचे लेके आना है, तो इस वाली मटेरियलिटी को नीचे लेके आऊं,
ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2, यहां पे कोई जुगाड़ लगाया जाए, यहां पे कोई जुगाड़ लगाया जाए, इस दिक्कत को ठीक करने के लिए जुगाड़ लगाया जाए, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। वसंता ने सबसे पहले बताया, बाकी बच्चे भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए या कुछ जुगाड़ किया जाए? दिल्ली वाला जुगाड़ बताओ सारे बच्चे। सर जुगाड़ करेंगे हम, यहां पे एक मटीरियलिटी को लेके आते हैं जो कि 10 करोड़ की हमने सेट कर ली, उसका नाम देते हैं क्या? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। उसका नाम देते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। तो यही नाम है, दिस इज अ अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाय द ऑडिटर less than the materiality of financial statement as a whole to reduce the probability। सर प्रोबेबिलिटी किसकी? जो भी सम होगा अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का, जो भी सम होगा अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का, वो क्या होगा सर? वो मटीरियलिटी को क्रॉस कर जाएगा, वो मटीरियलिटी को क्रॉस कर जाएगा। सो दिस इज नथिंग, सारे बच्चे एक बार ये डेफिनेशन मेरे साथ बोलेंगे, अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन द मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। सर टू रिड्यूस द रिस्क, कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर रहे हैं रिस्क को, प्रोबेबिलिटी को, कि एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैन एक्सीड द मटीरियलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर हमको ये बात समझ आई। अच्छा एक बात और बताओ, क्या कई बार ऐसा होता है कि किसी बैलेंस शीट आइटम या पीएनएल आइटम के लिए मैं लोअर मटीरियलिटी निकाल लूं? हाँ सर ऐसा हो सकता है। तो क्या जब मटीरियलिटी नीचे जाएगी, जब मटीरियलिटी नीचे जाएगी तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी नीचे जाएगी? द आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ मटीरियलिटी इज बेंचमार्क। सर बेंचमार्क क्या है? आपने कभी सोचा मटीरियलिटी निकलती कैसे? हमारी क्लास की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। हमने क्या किया था सर? रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रेवेन्यू उठा लिया था, उस रेवेन्यू पे 5% मल्टीप्लाई करके हमने बोला था कि जो भी रेवेन्यू है ये 5% ऊपर नीचे चल जाएगा, 5% ऊपर नीचे चल जाएगा, यानी अगर 5% से ज्यादा का डिफरेंस आ गया तो ये हमारे लिए मटेरियल हो जाएगा, ये हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर जाएगा। तो रेवेन्यू क्या है सर? रेवेन्यू बेंचमार्क है। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू बेंचमार्क है। तो ये कह रहा है कि आपने एक बेंचमार्क चुनना है जो कि आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। उस बेंचमार्क पे क्या करोगे? एक परसेंटेज अप्लाई करोगे। अ परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड टू द बेंचमार्क एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिटरमाइनिंग द मटीरियलिटी। अब एक बात सोच के बताओ, अब एक बात सोच के बताओ, ये जो बेंचमार्क है, ये जो बेंचमार्क है, ये हमने निकाला कैसे था? सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताओ, ये पांचों के पांचों पॉइंट्स कैसे याद आएंगे एग्जाम हॉल में? रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी हमको किसका बेंचमार्क निकालना है सर? रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो पूरा हमारा एग्जांपल था। रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें हमारा फोकस किस पे रहता है? आइटम्स ऑन विच द यूजर्स अटेंशन इज टेंड टू बी फोकस्ड अपॉन। मैंने कहा वेरी गुड। फोकस किस पे रहता है? मोटा भाई। मोटा भाई क्या है? ओनर है। तो ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी एंड द वे इट इज फाइनेंस्ड। अब मोटा भाई की लाइफ साइकिल की दिक्कत आ गई थी, मोटा भाई बीमार पड़ गए, तो शेयर में क्या आ गई? वोलेटिलिटी। शेयर में क्या आ गई? वोलेटिलिटी। तो अगले पॉइंट्स क्या थे सर? नेचर ऑफ द एंटिटी, वेयर द एंटिटी इज इन इट्स लाइफ साइकिल, एंड लास्ट पॉइंट वाज वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। क्या यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है? हां सर, सारे के सारे पॉइंट्स डन डनाडन डन। अब आईसे आपसे एमसीक्यू में क्या पूछता है? व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्क? मैं कहता हूं पीएनएल का आइटम भी हो सकता है, बैलेंस शीट का आइटम भी। कम ऑन, पीएनएल का आइटम भी हो सकता है, बैलेंस शीट का आइटम भी। यानी आप इसमें इनकम्स उठा लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या टोटल रेवेन्यू। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टोटल रेवेन्यू में क्या फर्क है? मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाइज नहीं पूछ रहा, क्यों हम टोटल रेवेन्यू लेंगे, क्यों प्रॉफिट बिफोर टैक्स? अगर तो ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर ये लॉस मेकिंग एंटिटी है जैसे कि स्टार्टअप्स, ठीक है, जैसे कि स्टार्टअप्स, ये सीए फाइनल लेवल पे पूछते हैं बट फिर भी इंटर में भी पूछ सकते हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स, तो क्या उठाएंगे? टोटल रेवेन्यू उठाएंगे। इसी तरह आप ग्रॉस प्रॉफिट भी उठा सकते हो और टोटल एक्सपेंसेस भी उठा सकते हो। टोटल एक्सपेंस कब उठाएंगे? जब ये गवर्नमेंट एंटिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है? पब्लिक से पैसे लेना और खर्चे करना, तो उनके खर्चों के बेसिस पे चीजों का मटेरियलिटी आती है। एंड लास्ट पॉइंट इज जो जनरली हम भूल जाते हैं, हम टोटल इक्विटी और नेट एसेट वैल्यू के बेसिस भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, यहां पे जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सर ये भी बेंचमार्क हो सकता है? हाँ ये भी बेंचमार्क हो सकता है। इसी के साथ आपने बात याद रखनी है, चोजन बेंचमार्क कहां से लेंगे, हमको रेवेन्यू फिगर कौन सी उठानी है? तो ये कहता है पिछले साल की उठा लो, ठीक है, आप पिछले साल की रेवेन्यू फिगर उठा लो, या फिर आप क्या कर लो, अभी तक जितना रेवेन्यू कंपनी ने कमाया उतना उठा लो,
टिल डेट रेवेन्यू, और तीसरा आप कर सकते हो जो आपका बजटेड रेवेन्यू है उसको उठा सकते हो। तो प्रायर पीरियड, पीरियड टिल डेट और जो आपका बजटेड है, इन तीनों में से कुछ भी उठा सकते हो, इसमें कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, लॉजिकल पॉइंट्स हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज रिवीजन इन मटीरियलिटी। सारे बच्चे सबसे पहले मुझे बताओ, सारे बच्चे सबसे पहले मुझे बताओ, प्लानिंग कब रिवाइज होती है? सर हम तो मैकडॉनल्ड्स में आए थे, आपने हल्दीराम का सवाल पूछ लिया, तो तुमको क्या लगा सब ऐसे मजे मजे में चलेगा? थोड़ा तो मुझे स्पाइस अप करने दो ना गेम को। प्लानिंग को कब चेंज करते हैं, सोच के बताओ। प्लानिंग में चेंज कब आता है? जल्दी से तीनों पॉइंट बताओ। प्लानिंग वाले कल ही पढ़ा है हमने, कल ही रिवाइज किया, 15 मिनट हुए अभी तो वीडियो को खत्म हुए हो ही जाएगी। अब 15-20 मिनट की मैक्सिमम रिवीजन होती है मटीरियलिटी की। जल्दी से बताओ प्लानिंग को रिवाइज कब करते हैं? 1 मिनट दे रहा हूं, सोच के बताओ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, फटाफट बताना है। देखते कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। मजे ले लिया, जल्दी से बताओ कब हम अपना प्लान रिवाइज करेंगे? अनएक्सपेक्टेड इवेंट, पता है ये दिमाग में कैसे आया होगा? कोरोना, यानी कोरोना आया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, हालात बदल गए, चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस। वेरी गुड कशिश, वेरी गुड अंकिता। एंड तीसरा क्या था सर? तीसरा था ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, कि रिस्क असेसमेंट बढ़ गई, उसके बाद हमें अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बदलनी पड़ गई। तो यही 3 चीजें हमको ध्यान रखनी थी। तो मैंने कहा इन्हीं तीन चीजों से आप ये तीनों पॉइंट्स बनाएंगे। इन्हीं 3 चीजों से आपने तीनों पॉइंट्स बनाने हैं। सर क्या? सबसे पहले हमारा उसमें क्या था? कोरोना आ गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो जैसे ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, नई नई इंफॉर्मेशन मिली। जल्दी से बोलो मेरे साथ, जैसे ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, नई नई इंफॉर्मेशन मिली। चेंजेस इन कंडीशंस का क्या बना दिया? चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑडिटर की एविडेंस मिलते ही, जैसे ही ऑडिटर को एविडेंस मिला कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो क्या चेंज हुई? सर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई, चेंजेस इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग। तो मटेरियलिटी वाले पॉइंट टाइम पे आपने बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है, इनको इंटर रिलेट करके चलोगे तो अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले बताओ सर, कोरोना आया तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट, न्यू इंफॉर्मेशन मिली। चेंजेस इन द कंडीशन का क्या बनाया? चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस। एंड तीसरा पार्ट क्या था सर? तीसरा पार्ट था जो ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग थी वो चेंज हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। दूसरी चीज मैंने आपको जब बताई थी, जब भी हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो मटेरियलिटी किसके बेसिस पे निकालते हैं? ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग हो सकते हैं। हाँ सर, तो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर अलग होंगे तो मटेरियलिटी चेंज होगी। अच्छा, अगर मटेरियलिटी नीचे जाएगी तो क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी नीचे जाएगी? द आंसर इज यस। तो इन्होंने यही बात बोली, इफ यू आर डिटरमाइनिंग अ लोअर मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, तो फिर आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी नीचे लानी पड़ेगी। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है? आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, ठीक है? मेरे मतलब मेरे स्टूडेंट हो, राइट? एंड मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा, इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि अब वक्त ज्यादा है नहीं। सर किस सेंस में? एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट? तो अब कहीं ना कहीं एग्जाम्स आने वाले हैं, प्लीज मन लगा के पढ़ो, ठीक है? बिकॉज मेरे सीनियर्स हमेशा कहा करते थे कि अभी तक कितना भी पढ़ाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आज की डेट में जो अपने घोड़े दौड़ा लेगा वो रेस जीत जाएगा, ठीक है? सो लास्ट हमारे पास 1.5 मंथ्स रह गया है। जस्ट गिव योर बेस्ट, जस्ट गिव योर 100%, 200% झोंक दो अपने आप को और क्लियर करो यार। सीए फाइनल में मिलते हैं आपके साथ, धूम मचा देंगे फाइनल में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। बट उसके लिए ना आपको ये इंटर वाला एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। करोगे? करेंगे सर। तो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ, अभी के लिए इतना ही। अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। यूं ही कृष्ण कन्हैया की तरह खुशी खुशी, जॉयफुल तरीके से, नटखट तरीके से बदमाशी कर करके पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और फिर मंजिल मिल जाएगी, ठीक है? सो यूं ही खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक जिस बदमाश ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नई वीडियोस में, ठीक है? टिल देन टेक केयर, हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे, चलते चलते एंजॉय करो।